नमस्कार, मैं माइकल राजभर और आप देख रहे हैं जनता तक बलिया। आज मेरे सामने राजगुरु हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं नाम जानना चाहूँगा, जिन्हें पूरा दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देखती है। हाँ सर, आपका नाम परिचय क्या है? मैं आचार्य रूप प्रसाद सिंह राजभर, राजगुरु के नाम से लोग जानते हैं। सर, आप कहाँ से आते हैं? सर, मैं इंडिया का मध्य है जो सिहोरा, जबलपुर। आपके नाम में सर आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु लगा हुआ है। ये सिंह लगने का क्या मीनिंग है? क्या है कि एक बार सभा हुई वहाँ, तो जो जैसे आपके डॉक्टर धनेश्वर राय हैं, कहीं कोई हैं, ये सब राजगुरु राजगुरु कहने लगे, तो वो राजगुरु चल पड़ा। किस समाज से आते हैं सर आप? राजभर समाज। राजभर समाज से। हाँ। आप जबलपुर से आते हैं, मध्य प्रदेश से। हाँ हाँ। क्या वहाँ भी राजभर है? हाँ है। कितनी संख्या में राजभर है वहाँ? ज़्यादा नहीं है, करीब 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार हाँ होंगे जबलपुर जिले में। पहले जबलपुर के राजभरों की स्थिति क्या हो, मुझे बताया सर। वो सब कृषक हैं, सब खेती बाड़ी करते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए एजुकेशन की तरफ उतना ध्यान नहीं। नाम में आचार्य लगने के पीछे क्या लॉजिक है? आचार्य, ये जो आपके काशी की विद्वत परिषद है और अयोध्या जी की विद्वत परिषद है, इनने मेरे को ये सम्मानोपाधि मान दिया है। मुझे सूत्रों से खबर है कि अपने समाज को, अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए आप पत्रिका वगैरह भी आपके छपती थी आपकी। हाँ, मैं 28 साल तक राजभर रहा, तो राजभर मार्तंड नाम से पत्रिका निकालता रहा, और वो पत्रिका मैंने भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी। 28 साल निकालता रहा और 336 अंक निकाले। इसके बाद उम्र के अनुसार अभी हाथ वगैरह लिखने पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी, तो फिर बंद कर दिया। वो पहली पत्रिका जब आपकी प्रिंट हुई थी, छपी थी, उसका पहला लेख क्या था? क्या आप मैसेज देना चाहते थे अपने बिरादरियों को? हाँ, इसकी भी एक कहानी है। असल में क्या है कि आपके यूपी के ही एक कर्मचारी मेरे सेक्शन में थे, तो एक दिन वो गिनती करने लगे कि अपने सेक्शन में कितने कौन क्या हैं। तो वो बोले इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ये हैं। तो मैं जब देखा सेक्शन में, तो मैंने कहा, यार शुक्ला, कहाँ इतने ब्राह्मण कहाँ हैं? तो बोले, साहब आप भी तो ब्राह्मण हैं ना? मैंने कहा, मैं ब्राह्मण, हिस्ट्री जब देखोगे तब वो जैसे कालेंजर का कोट वगैरह, तो वहाँ भले भरवंशी ब्राह्मण हो, लेकिन हमने कहा हम केवल राजभर एक अलग स्वतंत्र कौम है। तो उस दिन से मैं ठान लिया कि मैं अब बताऊंगा कि हम राजभर कौन हैं। तो राजभर, शुरू में राजभर रहस्य नाम से पत्रिका निकाली, तो उसमें फिर जो दूसरे लोग हैं, फिर वो अदर कास्ट के लोग भी फिर उसमें लेख लिखने लगे। कहीं दशास हो गए, अपने काशी का दशास मेज घाट, कहीं कुछ का, कहीं कुछ का, सब। तो ये पत्रिका निकालने का एक ये माने विचार तब से जब प्रारंभ हुआ, जब वो मेरे को लगा कि ये लोगों को जानकारी देना चाहिए। अब उसने शुक्ला ने कहा कि साहब हमारे जौनपुर में तो भारद्वाज जो लिखते हैं ब्राह्मण कर। तो हमने कहा भारद्वाज हमारे में भी लिखते हैं, असल में गोत्र भारद्वाज इसी के कारण कई लोग लिखते हैं भारद्वाज। अच्छा, हमारे एरिया में बस राजभर राजभर, पहले तो हम लिखते थे राजभर ठाकुर। इसके बाद क्या हुआ, सन 1962 में हमारे यहाँ कुशनेर में एक अखिल भारतीय
राजभर क्षत्रिय महाधिवेशन हुआ। उसमें परम पूज्य आपके अयोध्या जी से वो महंत भोलादास जी, आपके बनारस से राजेंद्र प्रसाद जी, वो जो पहले पत्रिका निकालते थे, 8 साल तक उनने राजभर पत्रिका निकाली, वो मेरे एक्चुअल गुरु वही हैं समाज के विषय में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बर्दाश्त करने की क्षमता भी, बोले गालियाँ भी मिलेंगी सब, तो सब वो हैं जो राजगुरु सुने हैं कि आपके बलिया के ही कोई गुरु थे, वो कौन थे और कहाँ के थे? हाँ, बलिया के गुरु थे। आपके यहाँ पीपरपाती गांव है, हाँ, पीपरपाती गांव के डॉक्टर उदय नारायण तिवारी वो गुरु थे। उस समय जलपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग और भाषा विज्ञान विभाग के वो अध्यक्ष थे। तो उनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था। और आपके यहाँ से गोरखपुर से राजबली पांडे जी, वो वाइस चांसलर थे, उनका भी बड़ा स्नेह था। राजगुरु मुझे आप ये बताएं कि राजभर समाज आपकी इतनी मेहनत के बावजूद, आप हैं राजगुरु के साथ में, आप एक इतिहासकार रहे हैं, मुझे पता है कि आप कई पत्रिकाएं लिखे हैं, कई पुस्तकें लिखे हैं, क्या इन चीज़ों का प्रभाव राजभर समाज पर पड़ा है, और नहीं पड़ा है तो क्यों? क्या है कि देखिए, मेरा काम था जगाने की कोशिश करना, है ना। अब ये नहीं कह सकते कि समाज में चेतना नहीं आई है, लेकिन ये समाज है, कोई भी समाज को बदलने में पीढ़ियाँ लगती हैं। अब आप सोचें कि आप ही सब कुछ कर देंगे, बदल देंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता। आपकी नज़रों में कोई आपके समाज का ऐसा नेता जिससे आपको ये लगता है कि हाँ, इसने समाज को दिशा देने की कोशिश की है? इसमें क्या है, ये प्रश्न का जवाब देने लगूंगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए सभी जो बिरादरी के नेता राजनेता हैं वो सभी प्रिय हैं। सबने कुछ ना कुछ किया है। हाँ हाँ, अच्छा। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देखिए हमारे एक जाने माने व्यक्ति हैं, तो जब सुखदेव जी चुनाव में खड़े हुए तो उसी क्षेत्र से अपने ही आदमी ने एक आदमी खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा यार देखो सुखदेव जी हैं और थोड़ा सा ऐसा करो कि फालतू वोटें ना कटें, इस हिसाब से ज़रा। मेरे को ये नहीं था कि सुखदेव जी किस पार्टी से हैं, नहीं, समाज के हैं। वो व्यक्ति बोलता है नहीं, उस नटवा को तो हराना ही है। तो ये जो भावना है ना, अब मेरे लिए क्या है, क्या मैं नहीं चाहता कि ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर बन जाए या कुछ भी। मैं सब जो भी मेरा है उसके सबके प्रति मेरा लगाव है। राजगुरु, इस वक्त आपको पूरा भारत देख रहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद आज आपका समाज पहले की अपेक्षा और अधिक खोजेगा। तो मैं चाहता हूं कि उन किताबों के भी आप नाम का जिक्र करें जिन किताबों का आपने लिखा है, जिसमें राजभरों का इतिहास लिखा गया है। देखिए, राजभरों का इतिहास है जो मैं पूरा श्रेय नहीं लेना चाहता। यह है कि सबसे पहले पुस्तक मैंने राजभर जाति का इतिहास, बाबू अयोध्या प्रसाद बनारस के, वो मास्टर थे, उनने लिखा। तो जब उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, मेरे को जैसे तैसे मिल गई, तो उसमें फिर कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, ये सब उल्लेख था। वो खोजबीन मैंने प्रारंभ किया। और फिर मैंने किताबें, मैं करीब 32 किताबें लिखा हूँ। कुछ किताबों का नाम राजगुरुदेव बताएं, हम भी खोजेंगे। जैसे साहित्य में तो जैसे राजगुरु की कुंडलियाँ है ना, और सिंहासन बत्तीसी, मैंने सिंहासन बत्तीसी अलग ढंग से प्रस्तुत किया मैंने। और इतिहास के विषय में राजभर शोध लेख संग्रह, और भी बहुत हैं। तो जब आपको कोई पुस्तक मिलेगी तो उसमें पीछे साइड मेरी पूरी पुस्तकों का विवरण है जो
वो मिल जाएगा। राजगुरु, मुझे आप एक और बात बताएं एजुकेशन संबंधी। हम्म। जैसे कोई लड़का पढ़ता है तो उसको ये समझ में आ रहा है कि यार नेता जब आते हैं तो पूरी अधिकारियों की लाइन लग जाती है, तो उसको ये समझना होता है कि मैं क्या करूं, मैं नेता बन जाऊं कि अधिकारी बन जाऊं, उसे क्या बनना चाहिए आपकी नजरों में? देखिए, नेता बनेंगे ठीक है, लेकिन नेता की भी मजबूरी है। नेता की मजबूरी ये होती है कि उसको अपने हाई कमान की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, और जब अधिकारी बनेंगे तो जैसे मान लो आईएएस बन गए, कोई आईपीएस बन गया, तो आईएएस अगर बन गए तो मतलब आप जिले के राजा हो गए, समझ गए। अब कोई माने प्रधानमंत्री भी चाहे कि मेरे को आपके ज़िले में कार्यक्रम करना है, तो परमिशन कौन देगा? कलेक्टर देगा कि हाँ यहाँ स्थिति यहाँ ठीक है, आप आ सकते हैं। तो अपने अपनी जगह पर जो है ना नेता का अलग महत्व है। नेता ना रहे तो वो भी बात नहीं बनती। पर नेता से तकलीफ तब होती है जब नेता बिरादरी की जो बातें हैं वो पहुँचा नहीं पाता है। मैं भी राजगुरु को फेसबुक पेज पर देखता था और मेरी हमेशा तमन्ना रहती थी कि काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। आज मैं मिला हूं, मुझे भी बहुत खुशी है। लेकिन मैं एक बात आपसे और पूछूंगा कि बिखरते समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए? अब बिखरते समाज को अब इकट्ठा करने के लिए तो क्या है कि नेताओं के बस की तो बात नहीं है, क्योंकि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, नेता का टारगेट होता है कि मैं चुनाव जीतूं, है ना। अगर यहाँ पर किसी बिरादरी की सभा में नेता पहुँचेगा तो वो वहाँ कहेगा कि मैं भी आपके बीच का हूँ, है ना। क्योंकि वो देश है जीतना। ये है कि जीतने के बाद नेता को जो करना चाहिए वो करे, लेकिन वो मजबूरी वही में बताया कि उसको पार्टी की जो हाई कमान है उसका गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। आपके समय में कोई राजभर समाज का आईएएस पीसीएस कोई है जिसे आप जानते हो? अब मेरे समझते तो मैं केवल एक ही आईपीएस को जानता हूँ, उनका नाम था शिव प्रसाद राम। कहाँ के थे? वो बलिया के ही थे, आजकल वो बनारस में रहते हैं। पर समस्या वही हुई कि आईपीएस होने के बाद अगर आप इंस्पेक्टर वगैरह की भर्ती ना कर पाओ तो ये मेरे घर गए थे, ये शिव प्रसाद राम गए थे। तो जब ये गए तो थाने में मालूम पड़ा कि कोई आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर आए हैं, तो पूरे थाने आकर के ड्यूटी में लग गया। तो मैंने राम साहब को समझाया कि देखिए, आप आए, पूरे थाने की जो फोर्स है वो यहाँ आके खड़ी हो गई। अब कोई भी आदमी एकदम से, हमारे परिवार में कोई बात ऐसी आएगी तो कोई भी आदमी एकदम से हावी नहीं होगा, वो समझेगा कि ये समझ लीजिए कोई ख़ास ऑफिसर इनकी बिरादरी में है। तो हमने कहा आप कुछ मत कीजिए, केवल बिरादरी में घूमिए जहाँ तहाँ, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो अब अपना अपना स्वभाव, क्या करोगे। बहुत अनुभव है, कई वर्षों से आप अपने समाज के लिए सींच रहे हैं, घूम रहे हैं। जो युवा पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? युवा पीढ़ियों के लिए क्या कहेंगे आप? युवा पीढ़ी टारगेट बनाए। अगर उनको नेता बनना है तो उस हिसाब से मेहनत करें, या अधिकारी बनना है तो उस हिसाब से मेहनत करें। और युवा पीढ़ी को टारगेट स्वयं चुनना पड़ेगा, क्योंकि अभिभावक प्रयास करेगा केवल कि वो
आपको संसाधन उपलब्ध कराएगा, लेकिन मेहनत है जो खुद उसको करना पड़ेगा युवा को, है ना। तो ये जैसा कि मैं आप बताया ना, अपने गांव में, मेरे गांव में कलेक्टर कमिश्नर सब है, छोटा सा 100 घर का गांव, लेकिन सब वहाँ। तो अब वो देख करके मेरे में भावना आई कि ये कलेक्टर कमिश्नर कैसे बने। तब ये उन लोगों ने बताया कि ये इतनी पढ़ाई की है, तो वो टारगेट हमने बनाया कि हम भी पढ़ें, इतना पढ़ें। आखिरी सवाल राजगुरु आपसे, आप जौनपुर से यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त किए, बहुत दिनों से आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ऊंच नीच की भावना यूनिवर्सिटियों में होती है? जैसे मान लीजिए कोई लड़का प्रैक्टिकल दिया, चलिए उसका थ्योरी में नंबर अच्छा है तो उसका प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देते हैं ताकि वो पिछड़ा का शिकार हो जाए। सही है, होता है ऐसा, क्योंकि मैंने ये देखा है। यूनिवर्सिटी में मान लो किसी चपरासी की भर्ती है, तो अब हमारे गुरुजी स्वयं डॉक्टर रोडनारायण तिवारी वगैरह अपने आदमी को, भले चपरासी को, अपने आदमी को सेट कर लेते थे लोग, पहले बता देंगे कि वैकेंसी आने वाली है, बाहर जाएगा ही नहीं। मानते हैं आप कैसा होता है? हाँ, भेदभाव तो है। थैंक यू सर।